मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके नए यूट्यूब चैनल संत एग्रो श्री क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि आज संडे है और संडे के दिन आपको एक प्रैक्टिकल दूंगा और प्रैक्टिकल की क्लास आज स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आपसे वादा हुआ था मशरूम दिखाने के लिए, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा कि वहां पर जो मशरूम है बहुत छोटे हैं, इसलिए वो दिखाने के लायक में नहीं थे, है ना। अगली वीडियो में अगले संडे में मैं आपको वहाँ जरूर ले चलूंगा। इससे पहले हम आज दे लेते हैं सरसों यानी मस्टर्ड, कि मैं खेत में खड़ा हुआ हूँ। ये मस्टर्ड आपको दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं पीला सरसों या इसे हम कह सकते हैं ब्रिस्का रेपा। ठीक है, ब्रिस्का रेपा कह सकते हैं या कह सकते हैं पीला सरसों। तो सरसों जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रिस्का स्पीसीज, क्योंकि इसमें कई वैरायटी आती हैं, इसमें एक वैरायटी नहीं आती है, इसलिए इसको कई वैरायटी में रखा जाता है, इसलिए इसको हम स्पीसीज कह सकते हैं। ठीक है ना, तो सिर्फ सभी लोग जानते होंगे। तो इनकी कई वैरायटी आती है, जैसे ब्रिस्का जुन्सिया आती है, ब्रिस्का नाइग्रा आती है ना, और ब्रिस्का रेपा आती है। ठीक है ना, ये कई प्रकार की वेरायटियाँ हैं, 3 प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरायटियाँ हैं जो हमारे यहाँ उगाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पीला सरसों सबसे ज़्यादा उगाई जाती है ना। ब्लैकनेस यानी कि जो हमारी ब्रिस्का कैपेसिटीज है वो बहुत ही कम उगाई जाती है, लेकिन जो पीला सरसों है वो बहुत उगाई जाती है। तो आप थोड़ी इसकी जानकारी और हम दे देते हैं। ब्रिस्का जो होती है ये 150 या 120 दिन की फसल होती है ना। 120 दिन में 150 से 60 दिन तक ये चल जाती है ना। इस दिन में पककर तैयार हो जाती है। और जो परसेंटेज यानी ऑयल परसेंटेज जो होता है, ऑयल परसेंटेज जो होता है ये पीला सरसों में सबसे अधिक होता है ना। पीला सरसों जो होती है हमारी ब्रिस्का रेपा जो होती है इसमें परसेंटेज का ज़्यादा होता है ना, लगभग 45 kmov। लेकिन और उससे और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कम में आती है, यानी जो भी हमारी तेल वाली चीज़ें हैं वस्तुएं हैं, यानी जो भी हमारी कह लीजिए कि सरसों वाली है ना, जो चाहे वो ब्लैक हो चाहे भूरी वाली सरसों हो, वो सारी कम में आती हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर ये जानकारी हो गई। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें ये एक ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत भी आती है, जिसे शुष्क खेती कहते हैं। इस शुष्क खेती में इसका भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि शुष्क खेती में इसमें एक ही पानी अगर हम लगाएं, अगर हमारे में नमी यानी खेत में नमी बराबर है तो हम पानी नहीं लगाएंगे, एक भी इरिगेशन नहीं करेंगे, इसमें ऐसे ही है पैदावार देगी, अच्छा देगी। लेकिन इसमें एक बार इरिगेशन दे दी जाती है, क्योंकि फ्लावरिंग टाइम, ताकि वहाँ पर जो भी हमारे दाने बन रहे हैं वो सही से बन सकें। ठीक है ना। और ये जो पौधा होता है वो साखी होता है, पूरा A to Z पूरा साखी होता है, पत्तियाँ होती हैं। इसका उपयोग जो कहा जाता है पेंट बनाने के लिए, है ना, और या ऑयल के लिए, ग्रीस के लिए और मालिश करने के लिए, अचार में, है ना, अचार के लिए इनके दानों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल यानी कि जितनी भी हैं, जितनी आवश्यक चीज़ें हम खाते पीते हैं, सब में इस तेल का आवश्यक होना आवश्यक है, चाहे वो हमारी सब्जी क्यों ना बनाई जा रही हो या दाल क्यों ना बनाई जा रही हो। ठीक है ना, तो तेल होना बहुत आवश्यक है। अगर तेल नहीं होगा तो पूड़ियाँ हम लोग नहीं खा सकते हैं, है ना, इसलिए तो आपको पता ही है। और दूसरे रूप में इसका उपयोग जो है, जब भी इसके भूसे का उपयोग हम चारे के रूप में कर सकते हैं, इनकी शाखीय पौधों का उपयोग हम चारे के रूप में कर सकते हैं। ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि सभी लोगों के यहाँ सरसों मोस्टली सभी के यहाँ होती होगी। ठीक है ना, चलिए, तो इसके बाद ये हमारा कुछ जानकारी हो गई। इसमें एक जानकारी और हम आपको दे देते हैं कि इसका जो कह लीजिए पौधा होता है ना, पौधा होता है, इसमें बाद में इसमें लकड़ियाँ भी बच जाती हैं, होता है शाखीय, लेकिन इसमें जो है कि बच जाती हैं लकड़ियाँ, उनका उपयोग हम जैसे टैंक अपना झोंकने के लिए है ना, टोंग में डालने के लिए, जो भी हमारे मेंथा ऑयल निकालने के लिए उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है बेहतर रूप से, अच्छे जो है हीट के लिए। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें जो रोग कीड़े लगते हैं, इसमें एक रोग लगता है ना, जो कटवार में तो लगता ही है, इसमें किसी प्रकार की नहीं है, एफिड लगता है। एफिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफिड सरसों में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला कीट होता है। और इसमें एक फंगस लगता है ना, या रस्ट लगता है, जिसे व्हाइट कहते हैं, है ना, फफोलक लगता है, जो इसमें नीचे रस्ट एक होता है, जो आपको देखा होगा, जो फंगिसाइड यानी फंगस के कारण होता है, वो साइलेंट यानी जो कह लीजिए कि आपका होता है साइलेंट वायरस होता है, इस प्रकार की चीज़ें लग पड़ जाती हैं। ठीक है ना, ये एक हो जाता है आपका। और इसमें एक हो जाता है 2-3 चीज़ें और, है ना। और जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो एफिड, क्योंकि कीट में एफिड इसमें सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। फंगस बहुत ही कम उपयोग हो पाता है, क्योंकि फंगस के बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, जब पढ़ाएंगे इसके बारे में तो डिटेल में बताएंगे कौन सा कीट कैसे लगता है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो को ध्यान में रखते हुए ही हमें शॉर्ट यानी थोड़ी सी कम चीज़ें बतानी है। ठीक है ना। अब इसके बाद बचता है क्या, इसमें कुछ जो कीट पतंगे होते हैं, यानी कि वो तो हमने बता ही दिया। और कुछ होता है जैसे हमारे इसमें चैनोबोडियम एल्बम हो गया हमारा, है ना, और एनागेली साइलेंसिस हो गया, है ना, सोलेनम नाइग्रम हो गया। इस प्रकार के कुछ खरपतवार भी इसमें उत्पन्न होते हैं, जिसको इसमें किसी भी प्रकार का रसायन हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम निकाई के द्वारा ही ऊपर निकाल सकते हैं। या तो प्री इमरजेंस आते हैं, है ना, पेंडिमिथिलिन वगैरह, उनको हम ऊपर से डाल सकते हैं जब बोई गई हो, है ना। चलिए, तो ये हो गई कुछ सामान्य जानकारी हो गई है सरसों के बारे में। अब हम देखते हैं, आपको देख रहे होगा कि व्हाइट वाला फूल आता है, एक यहाँ पर हमारा पीला फूल वाला है ना, यहाँ पीले फूल वाली सरसों दिखा रहे हैं। तो गाइस चलिए आपको दिखा देते हैं, पौधे का व्यू दिखा देते हैं किस प्रकार से। पहले आप ये देख लीजिए, ये सरसों पूरा मस्टर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से वहाँ तक, ये देखिए, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये लगभग 1 हेक्टेयर
पूरा लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक, ये बाग के पास में, ये वहाँ तक आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। ये सर पूरी सरसों यानी मस्टर्ड है। और इधर भी आप देख लीजिए, इधर का व्यू भी आप देख लीजिए, हट जाइए। देखिए किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। वो देखिए वहाँ पर भी लगा हुआ है, सामने की ओर आप दिखाई दे रहा होगा वो आपको, वो भी सरसों ही पूरा लगा हुआ है। लगभग ज़्यादातर यहाँ पर सरसों लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको दिखा लेते हैं यहाँ पर जो खेत मालिक हैं, है ना, हमारे भाई साहब हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए ये लोग हमारी हेल्प भी कर रहे हैं साथ साथ में वीडियो बनाने के लिए। आइए इधर देख लेते हैं, ये आपको देख लीजिए। अब आपको हम दिखा देते हैं व्यू। देखिए ये आपका पौधा होता है, आप एकदम पास से देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये आपका पौधा है, एकदम शाखीय है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए पूरा शाखीय, कोई काष्टीय नहीं है, क्योंकि काष्ट और शाख में अंतर होता है, ठीक है ना। ये पूरा आपको व्यू दिखा रहे हैं, इधर देख लीजिए पूरा, ये सरसों का खेत है काफ़ी बेहतर तरीके से, क्योंकि सारी इक्वल चीज़ें हैं। देख लीजिए हर एक फुर्फ और जो भी इसकी वैरायटी है वो सेम है ना। गोल्डी वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है ये, और गोल्डी वैरायटी बहुत ही फेमस है, क्योंकि उसमें पैदावार बहुत ही अधिक होती है ना। ये देख लीजिए। चलिए अभी आपको और व्यू दिखा देते हैं पास से। ये पौधा आप देख रहे होंगे, है ना सभी लोग, ये ब्रिस्का कॉम्पेसिटिस है, जिसे भूरी सरसों कहा जाता है। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो वर्क है, ये फूडर क्रॉप के रूप में रखी जाती है, क्योंकि ये बरसीम में मिलाकर इसको जो भी हमारे क्या होते हैं, जो जानवर होते हैं उनको खिलाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे, है ना। ये देखिए, ये आप देख लीजिए इधर, ये पूरा व्यू आप देख रहे होंगे कैदे से, है ना। ये देखिए, देख लीजिए, है ना। ये आपका पीला सरसों है, पौधा देख लीजिए कैदे से। कितना शाखित है ना। बेहतर तरीके से न्यूट्रिशंस को दिया गया है। और ये देखिए, ये लगा हुआ पूरा पीला सरसों है ना। पूरा ब्रेस का रेपा लगा हुआ है, ये देख लीजिए पूरा ये ब्रेस का रेपा का पौधा है ना। क्योंकि ब्रेस का रेपा में और ब्रेस का जो हमारी जुनसिया है और ब्रेस का जो हमारी नेग्रा है और ब्रेस का रेपा है, इन सब में क्या होती है ब्रेस का कम्पेसिटीज, है ना। सब में एक ना एक अंतर पाया जाता है, क्योंकि पौधों में अंतर होगा, पत्तियों में अंतर होगा, शाखियों में अंतर होगा। लेकिन इनकी लीव देख लीजिए पतली वाली होती हैं, जितनी भी हैं ये देख लीजिए एकदम पीली, एकदम पतली वाली होंगी। जो पीला हमारा सरसों होता है वो एकदम क्या होता है, जो मस्टर्ड होता है, एकदम उसकी पत्तियां जो होती है शाखें, यानी कि पतलियां, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि डाल के जैसे ही होती हैं। जैसे उनकी शाखा होती है वैसे ही इनकी क्या होती है, पत्तियां होती है पतली सी। लेकिन जो हमारी ब्रिस्का कम्पेसिटिस होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो है पत्तियां चौड़ी होती है ना। ये देख लीजिए, दोस्तों आपको मैंने इसका व्यू दिखा दिया है ना, कैसे कैसे है, कैसा पौधा होता है, इसके बारे में दिखा दिया है। दो चार चीज़ें और बची हैं जो उनको हम बता देते हैं इसके बारे में। जैसे कि इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है ना, लगभग 60 kg के अंतर्गत आप इसमें नाइट्रोजन डाल सकते हैं पर हेक्टेयर, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें पहले इसमें FYM अन्य अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें डाल देना है, क्योंकि उससे भी हमारा 1.5 N नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो पोटास होती है ना, पोटास की मात्रा भी डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमारा पोषक तत्व है जो जो हमारा गौड़ है, जिसमें कहा जाता है उसको सल्फर, है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फर जो दूसरे आता है हमारा सेकेंडरी कह लीजिए पोषक तत्व आता है, उसको यहाँ पर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जितने में आप इसमें क्या कर सकते हैं, जिससे इसमें 2 या 3 स्प्रे करवा देते हैं किसके सल्फर के, तो उसमें जो वसा परसेंटेज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो हमारा सल्फर है वो क्या करता है, वसा को बढ़ाता है ना। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाता है सल्फर। उसके साथ साथ में FYM भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें 20 किलोग्राम आप नाइट्रोजन पर हेक्टेयर छिड़काव के रूप में दे सकते हैं फूल आने से पहले। उसके पहले 40 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको नीचे ही डाल देना है, ठीक है ना। पोटास की मात्रा DAP अगर डाल रहे हैं, DAP डाल रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन भी उसमें मिल जाएगी और फास्फोरस भी मिल जाएगी, ठीक है। फास्फोरस की मात्रा भी लगभग आपको 40 kg डालना है, 40 से एबव हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी है हमारा, क्योंकि दाने को हमें बनाना होता है, दाने में ज़्यादा होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पोटास की यहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पोटास का जो मेन होता है, जैसे आलू हो गया हमारा ना, कंद वाली फसलें हो गई, उसमें ज़्यादा इफेक्ट उसका होता है ना। लेकिन सरसों में इतना पोटास की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो भी दाने वाली फसलें होती है उसमें पोटास की भी अहम भूमिका निभाई जाती है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है, जैसे उत्पादन के क्षेत्र में भारत में जो उत्तर प्रदेश है ना, भारत में 2 राज्य, पहला राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश,
दूसरा उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, और जो भारत है, भारत में हमारा जो राजस्थान है वो पहले नंबर पे उत्पादन करता है। किसका? सरसों का। समझ पा रहे ना। और एक में एक लास्ट जो बचा हुआ है, इसका जब इसकी पिराई होती है, तेल अलग निकाल लिया जाता है, उसके बाद इसमें खली बचती है, उस खली का उपयोग गायों को या भैंसों को खिलाने के लिए में किया जाता है, फूडर के रूप में किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें लगभग 5 kg नाइट्रोजन पाया जाता है ना, 5 kg नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके साथ साथ में 2.5 kg क्या पाया जाता है, आपका फास्फोरस पाया जाता है, पोटास भी इसमें 1.5 kg पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए भोजन के रूप में, यानी पशुओं के भोजन के रूप में खली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसका A to Z मटेरियल है ना, जितना भी इसका पूरा पदार्थ है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो पुष्प हो, चाहे फली हो, तेल हो, सारा यूज में आता है। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट यूजफुल क्रॉप एंड सीरियल क्रॉप्स कह सकते हैं प्रकार से। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और एक अच्छे से अच्छे बेहतर वीडियो आपको मैं देता रहूँगा, और इसमें भी अच्छा ही वीडियो होगा, अच्छा आपको लगेगा इस सब चीज़ें देखकर, है ना। आपको मैंने दोनों प्रकार की वैरायटियाँ भी दिखा दी है यहाँ पर, इसमें किसी प्रकार की संदेह भी नहीं रहेगा कि ये कौन सी वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है। फिर जैसे जैसे हम अभी आपको आएंगे चैप्टर पर, सिलेबस पर, तो एकदम बेसिकली अच्छे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, है ना। लेकिन आप लोग एक हमारा काम जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, हमने देखा है कुछ 15-20% लोग ऐसे भी हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, प्रॉपर वॉच करते हैं, बट वो अभी तक हमारे फॉलो को ना हमारे जो चैनल है ना उसको फॉलो किया है, ना भी सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी ज्ञान है आप तक पहुँचे, आपके भाई बहनों तक पहुँचे, और हमारे जो भाई बहन हैं जो BSc एग्रीकल्चर या इंटर से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो बेहतर ज्ञान ले सके। यहाँ से मैं बेहतर ज्ञान देने का प्रयास करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास करूँगा, और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा, ये आपसे वादा है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रैक्टिकल टूर के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।